प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में। यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जाति की क्या भूमिका, जाति का क्या रोल है, जाति किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण का जो कथन है वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, यानी एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में जाति भारतीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति भारतीय समाज का परंपरागत यानी एक प्राचीन काल से चला आ रहा पक्ष है। जाति व्यवस्था पहले जो कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर समाज में 4 वर्ण बंटे हुए थे। धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था तो समाप्त हो गई, लेकिन उनका रूप जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था ने ले लिया बजाय कर्म के। तो आज भी जाति व्यवस्था भारत में बनी हुई है और राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, एक एक शीर्षकों के अंतर्गत यहाँ अपन देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। निर्णय प्रक्रिया यानी सत्ता जो निर्णय लेती है, नीतियाँ बनाती है, उन नीतियों को बनाते समय जाति अत्यधिक प्रभावक भूमिका निभाती है। यानी जातिगत प्रभाव को ध्यान में रखते ही सत्ता निर्णय लेती है, नीतियाँ बनाती है। हालांकि ये तो नहीं कह सकते कि 100% जो नीतियाँ बनाई जाती है वो जातियों को देखते हुए या जातियों के दबाव के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में जातीय संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जातीय संगठित होकर सरकार पर अपने पक्ष में नीतियाँ बनाने हेतु दबाव डालती है। क्योंकि जातियों का चुनाव के समय भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए सत्ता में बैठे नीति निर्धारक वो निश्चित रूप से इन जातियों के दबाव से नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। यानी यहाँ ये बात बताई गई है कि विभिन्न चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा चुनाव में अपन देखते हैं कि जिस क्षेत्र में जिन जातियों का बाहुल्य है वहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ, भले ही वो राष्ट्रीय पार्टियाँ हो या क्षेत्रीय पार्टियाँ, वो अपना प्रत्याशी जब उस क्षेत्र में मनोनीत करते हैं तो उन जातिगत आधार को जरूर देखते हैं कि इस क्षेत्र में इस जाति का बाहुल्य है तो उसी जाति के प्रत्याशी को वहाँ टिकट देते हैं। तो यहाँ राजनीतिक दलों में भी जातियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल जो अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं वो जातीय समीकरणों को जरूर देखते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं को पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। चुनाव में अपन देखते हैं कि जिस जाति का प्रतिनिधि, जब एक क्षेत्र में एक जाति का बाहुल्य है, उस क्षेत्र में उस जाति का अगर प्रतिनिधि खड़ा होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देते हैं। तो यहाँ भी यानी मतदान व्यवहार, निर्वाचन के समय में भी, मत देते समय भी लोग इस चीज़ों को देखते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि 100% लोग जाति को देखकर ही मत देते हैं। बहुत सारे समझदार लोग ये भी देखते हैं कि प्रत्याशी कैसा है।
लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आता है कि मतदाता अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट दे देते हैं और जो प्रत्याशी होती है वो भी जातीय भावना को उकसाने का प्रयास करते हैं ताकि उस जाति के सभी वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन स्वयं को मिल सके। मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व है, यानी जब सरकार बन जाती है, एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब जब मंत्रिमंडल बनता है तो मंत्रिमंडल बनाते समय भी केंद्र में और राज्य स्तर पर विभिन्न जातियों के जो प्रमुख जातियां या जो बाहुल्य है जिस राज्य में, तो उन जातियों के प्रत्याशियों को या जीते हुए व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जरूर स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी देखा जाता है कि महत्वपूर्ण जो जातियां हैं जिनका दबदबा है, तो उन मंत्रियों को बनाया जाता है। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा धंस गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जनजातियों, सिखों, ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों, कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है। यानी यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया है कि सिखों, ब्राह्मणों, जाटों, जनजातियों, राजपूतों, इनका देश में बाहुल्य है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाते समय भी इन जाति वर्ग के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान जरूर दिया जाता है। जातिगत दबाव सुनाए। जातिगत दबाव सुनाए अपने नेस्त स्वार्थ और हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडर जातीय संघ, बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। यानी विभिन्न राजनीतियों के अपने अपने संगठन है और संगठन के आधार पर वो एक प्रकार से दबाव समूह की भूमिका निभाने लग जाते हैं सत्ता और संगठन में। जाति और प्रशासन। लोकसभा और विधानसभा में जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों में जातिगत आधार पर प्रावधान है। भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित होते हैं। यानी जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो भी जाति के आधार पर ही की गई है, क्योंकि जातिगत आधार इसलिए लिया गया है कि भारत में लंबे समय से यानी परंपरागत रूप से जातियों में बंटा हुआ है और कुछ जातियां समाज में जैसे दलित वर्ग है, जनजाति वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उनकी स्थिति समाज में अच्छी नहीं है। तो उनको ऊपर उठाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो जातिगत आधार पर ही की गई है। अब पढ़ते हैं राज्य राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभाव से अछूती नहीं है, तथापि बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान राज्य में राजनीतिक अध्ययन तो बिना जाति गणित के आधार पर किया ही नहीं जा सकता। यानी यहाँ यह बताया गया है कि भारत के हर राज्य में जाति का प्रभाव है, लेकिन जो यहाँ बताए गए बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में जो राजनीति है वो पूरी तरह से जातियों से प्रभावित होती है। इनमें संबंधित राज्यों में जिस जातियों का बाहुल्य है तो वो उनका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं। चाहे जाति राजनीतिक आधुनिकीकरण में बाधक न हो, तथापि राजनीति में जाति का हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल है। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। इस देश में जातियां उपजातियां पैदा हो गई है कि वे एक दूसरे से पृथक रहने में ही अपने अपने अस्तित्व की रक्षा समझती है। यह पृथकतावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है। अंत में निष्कर्ष रूप से यहाँ ये बताया गया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में भले ही बाधक न हो, फिर भी जो लोकतंत्र में जो
जातिवाद या जातियों का जो हस्तक्षेप है वो लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल है और जातिवाद देश समाज और राजनीति के लिए भी बाधक है। अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता में भी ये बाधक है। कई बार अपन देखते हैं जातीय आधार पर जो दंगे होते हैं या जातीय आधार पर जो आंदोलन होते हैं वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। तो आज अपन जातिवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि जातियाँ किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, जातियों की क्या भूमिका है। कल अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।